हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइडियल क्लासेस। बच्चों, आज हम आपको गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग का दूसरा रूप बताने का प्रयास करेंगे। इसमें हम एक अनंत विस्तार की शीट या चादर लेते हैं। जो चादर अचालक है और उसको हमने आवेशित किया हुआ है, तो आवेशित अचालक शीट के द्वारा उत्पन्न तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त करना है। तो चलिए जानते हैं। तो बच्चों, आज के टॉपिक के लिए हमें सबसे पहले एक अनंत विस्तार की शीट या चादर चाहिए जिसका विस्तार अनंत है। तो उस शीट के एक हिस्से को हम लेंगे, जो हिस्सा हमारे सामने, क्योंकि अनंत जो स्थिति बन रही है हमारी, वो तो हमें नहीं चल रहा पता कि कहाँ स्थिति बन रही है, कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ से एंड है इसका। लेकिन जो हमारे सामने पड़ रहा होगा, जैसे माना ये वॉल है हमारी या ये व्हाइट बोर्ड है। इस बोर्ड का ऊपरी हिस्सा पता नहीं कहाँ और निचला हिस्सा न जाने कहाँ हो, तो जो हिस्सा हमारे सामने होगा उसको ही लेके हम मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो हमें पहले स्थिति हमारी ये है कि हम पे माना अनंत विस्तार की शीट है, जो शीट अचालक है और जिसको हमने आवेशित किया हुआ है। आवेश डाले हुए हैं लेकिन ये अचालक की अवस्था है। अचालक मीन्स होता है कि ऐसी चादर या ऐसी सीट जिस सीट में आवेश चल नहीं पा रहे हैं, है ना। जिस पदार्थ में आवेश चल पा रहे हो उसे हम बोलते हैं चालक, जिसमें आवेश चल ना पा रहे हैं उसे बोलते हैं अचालक। और हमने इसको आवेशित कर दिया है, तो इसमें क्या होगा हमारा, जब आवेश चल ना पा रहे हो तो जहां हम आवेश डालेंगे वो आवेश वहीं पर रुक जाएंगे, गति नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में उस सीट के, जो सीट हमने ली है, उस सीट के सभी स्थानों पर जहां जहां हम आवेश डालेंगे वो आवेश विद्यमान रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। वे आवेश कहीं मूवमेंट नहीं करेंगे, वहीं पर उपस्थित रहेंगे। तो यहां पर जो हमारी शीट बनाई है हमने ऐसे ली है। मैं तुम्हें चित्र में दिखा रहा हूं, देखिए ये हमारी शीट है, ये देखिए, ठीक है ना। इस सीट के अंदर समस्त आवेश रखे हैं। ये आवेश यही पूरे में एकत्र इसलिए हैं क्योंकि जहां हमने डाला है ये उसी स्थान पर स्थिर हुए हैं, ये गति नहीं कर रहे हैं, इसलिए अचालक है। आवेश तो है इसमें उपस्थित, लेकिन अचालक शीट हमारी बन रही है। इस सीट, ये हिस्सा माना हमारे सामने पड़ रहा था, इस हिस्से के भीतर उपस्थित किसी बिंदु से r डिस्टेंस पर हमने एक बिंदु P लिया है, जिस बिंदु P पर हमें इसके द्वारा उत्पन्न तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ये हमारा एम है, लक्ष्य है। तो हमारा टॉपिक इस तरह से है, मैंने लिखा है सामने, पहले आप उसको देख लें कि हमने क्या अपनी स्थिति बनाई है, किस तरह से हम लिख रहे हैं इसको। नोट मैंने पूरा लिखा है जिससे आपको आइडिया हो जाए, आपको दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, आप अपने नोट्स बना दें। ये लिखा है मैंने सामने, अनंत विस्तार की एक समान आवेशित अचालक समतल चादर, जिसे हम शीट भी कहते हैं, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है ना। अब इस टॉपिक में हमने लिया कि माना एक अनंत विस्तार की चादर है जिसका एक भाग हमारे समक्ष है, जिसे चित्र में दर्शाया गया है। अचालक सीट होने से आवेश संपूर्ण सतह पर फैले होंगे। एक छोटे भाग के आवेश को घेरे हुए हम एक बेलनाकार काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो स्थिति बन रही है ना, इस स्थिति के अनुसार ये जो हमारा फिगर है, इस फिगर में देखिए हमें यहां पर लगाना है गॉस प्रमेय को। तो गॉस प्रमेय की स्थिति क्या होती है हमारी, गॉस प्रमेय में हमको आवेश घिरा होना चाहिए एक पृष्ठ के द्वारा, उस पृष्ठ पर ही वह बिंदु उपस्थित होना चाहिए जिस बिंदु पर हम तीव्रता का मान ज्ञात कर रहे हो। तो उस नियम को लेते हुए, उन अवस्थाओं को लाने के लिए हम क्या करते हैं, इससे इसके अंदर इस स्थान पर आवेशों को घेरते हुए हमने एक काल्पनिक पृष्ठ बनाया यहाँ पर, जिसकी आकृति बेलनाकार है। इसकी स्थिति हमारी ऐसी बन रही है, तो इसके सामने r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस बिंदु P से होता हुआ हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा है। इस पृष्ठ की ये अवस्था एक बैक साइड भी होगी। जैसे अब देखिए
तो मैं दिखाता हूं, जैसे मैं माना हम पे क्लियर करता हूं आपको। जैसे ये हम पे शीट है हमारा, ये शीट है हमारे पास, है ना। इस शीट को हमने ऐसे रखा हुआ है और इसके हम यहां पर उपस्थित आवेश को घेर रहे हैं, ठीक है ना। तो आवेश को घेरने के लिए हमने यहां पर ये हमारा बेलनाकार पृष्ठ हमारा है, इसको यहां से हम जब पार कर देंगे, इसके आर पार करेंगे, तभी वह अंदर का आवेश घिरा होगा। ऐसी स्थिति हमको ऐसा बेलनाकार पृष्ठ बनाना पड़ेगा, जो पृष्ठ इसके इस तरफ भी उपस्थित हो, इस तरफ भी उपस्थित हो। तो हमारी सीट क्या है, अनंत विस्तार की है। जैसे वॉल है माना ये, तो इस वॉल का एक हिस्सा हमारा सामने है, एक हिस्सा पीछे है। पीछे की अवस्थाएं क्या हो रही है हमें पता नहीं चलती, पता नहीं है क्या स्थिति बन रही है हमारी। तो जो हमारे हम क्या करते हैं इसमें, हमें क्योंकि इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की अवस्था पीछे भी दिखानी है, शो करनी है, तो हम क्या मानते हैं कि शायद जो स्थिति हमारी सामने हो रही है वो स्थिति हमारी पीछे भी होगी। उसे बोलते हैं सममिति, सिमेट्री। तो सिमेट्री के आधार पर हम जो स्थिति यहां प्राप्त करेंगे वो स्थिति पीछे ही प्राप्त कर लेंगे। इससे हमें यहां पर एक बिंदु जैसा P मिल रहा था, वैसे ही हम पीछे एक बिंदु P' मान लेंगे। तो हम P' और P बिंदु से होता हुआ एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ चित्र के अनुसार खींचते हैं, जो यहां पर उपस्थित आवेशों को पूरी तरह घेर देता है। अब ये जो कंडीशन बन गई है हमारी चित्र में, जो हमें दिखाई दे रही है, चित्र को मैं बड़ा करता हूं, जूम करता हूं, जिससे आपको क्लियर दिख जाए। ये देखिए, ये है इस फिगर, देखिए इस फिगर में ये हमारा P', यहां पर P' है, ये इस P का विपरीत सिमेट्री है, सममिति है। ये P, ये P', इसी का यही आकार, यही दूरी R, यही दूरी R, यही समान रहेगी हमारी, क्योंकि हम सिमेट्री मान रहे हैं कि जो स्थिति हमारे सामने वो हमारे लिए आभासी है, जो पीछे हमारे लिए आभासी है। हम वहां जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम ये मान के लेके चलते हैं जैसे स्थिति हमारे सामने हो रही है वैसे पीछे भी होगी, तो उसे हम सममिति कहते हैं। उसके आधार पर हमने ये मान लिया यहाँ पर, तो सममिति से मिले बिंदु P' और हमारे ओरिजिनल बिंदु P से होता हुआ एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हमने यहाँ पर खींच दिया है, जिस गॉसियन पृष्ठ में 3 सतहें हैं। एक सतह S1, एक S2 और एक बेलनाकार, एक वक्रीय पृष्ठ, जिसे हम S3 बोलेंगे। S3 हमारा, ये S3 है पूरा, S3, ठीक है ना। ये डिस्टेंस R है हमारी, और इसमें प्लस आवेश है। इस प्लस आवेश के द्वारा इस बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता की दिशा बाहर, प्लस के द्वारा उत्पन्न तीव्रता बाहर की ओर रहती है हमारी, यहाँ पर हमने दिखा दिया। इसके अलावा हमने क्या करना है, यहाँ हमें इन सभी सतहों के मान ज्ञात करने हैं कि इन सतहों से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। उसके लिए हम इन सभी सतहों के लघु लघु खंड लेते हैं, जिससे हम उसके थ्रू बड़े का मान निकाल सके। तो लघु खंड क्या है हमारे, S1 के लिए DS1, S2 के लिए DS2 और S3 के लिए हमने DS3, 3 खंड ले लिए जो 3 सतहों में उपस्थित है। ये हमने जब पीछे गॉसियन प्रमेय की थी ना, तो गॉस प्रमेय का मेरा जो वीडियो है उसको आप देखकर, पहला अनुप्रयोग देखकर आप उसकी स्थिति समझ जाएंगे। तो आप उन सबको यदि साथ साथ देखें, एक के बाद एक देखते रहें, तो आपको आइडिया बन जाएगा। उससे जुड़ा हुआ ही हमारा ये मुद्दा है कि हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, आपको आइडिया उससे देखकर प्राप्त हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर कर दिया। अब हम देखते हैं कि जो हमारे ये खंड हैं, लघु खंड, इन खंडों का स्पेस, दिशा E की तुलना में कहां है, E के साथ कहां बन रही है। तो यहां पर देखते हैं DS1 और E दोनों एक तरफ, कोण बनेगा 0। DS2 E एक तरफ, कोण बनेगा 0। DSE और DS3 ऊपर की तरफ, तो कोण बनेगा 90। तो यहां पर 3 कोण बन रहे हैं हमारे, 0, 0 एंड 90। तो ये सारे मैंने यहां पर लिख दिया है, ये आपको दिखाता हूं मैं, जिससे आपको आइडिया बन जाए, आप नोट्स इसके बना सकें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। ये लिखा है मैंने, ये देखिए यहां पर से लिखा है, ये देखिए, ये अचानक जो हमारी अचानक शीट होने से आवेश संपूर्ण सतह पर फैले होंगे। एक छोटे भाग के आवेश को घेरे हुए
एक बेलनाकार काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जो शीट से r दूरी पर स्थित बिंदु P से और सममिति के आधार पर दूसरी ओर बिंदु P' से होकर जाता है। अब देखिए, तीनों सतहों S1, S2 और S3 में लघुखंड DS1, DS2 और DS3 लेते हैं जिनकी दिशा तीव्रता की दिशा से क्रमशः 0 डिग्री, 0 डिग्री व 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। ठीक है ना। तो जो मैंने अभी आपको बताया चित्र में, कि मैंने सारा यहाँ पर राइटिंग कर दिया, आपको दिखा भी दिया। आप इसके नोट्स आराम से बना सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप इसको ढंग से जान जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर, अब हमारा एम क्या है कि हम इन खंडों से जो चित्र बन रहा है हमारा, इस चित्र में जो हमारे ये सतहें हैं S1, S2 और S3 के जो खंड हैं, लघु खंड, इन खंडों से गुजरता हुआ लघु फ्लक्स, छोटा खंड छोटा फ्लक्स हम ज्ञात कर लेंगे। उसके लिए हम जानते हैं सूत्र क्या होता है हमारा, कि d phi इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर या d phi इक्वल टू E ds cos थीटा। इससे लेके चलेंगे हम। तो पहले हम इसका मान ds1 से गुजरने वाला फ्लक्स, फिर S1 से निकलने वाला फ्लक्स हम निकालेंगे थ्रू इसके, इसी तरह से S2 का मान, फिर S3 का मान निकालकर परिणाम निकालेंगे। लेकिन पहले चलते हैं हम पहले खंड की ओर। उसको मैंने यहाँ पर दिखाया है, शो किया है, तो आप देखिए इधर से। जो हमारा पहला खंड है, ये देखिए, जो पहला खंड है, देखिए लघु खंड DS1, चित्र आपको मालूम है, बताया था मैंने आपको, से गुजरने वाला फ्लक्स d phi 1, जब 1 की अवस्था है तो 1 शो कर रहे हैं इसको, तो d phi 1 इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर। ये हमारा समान रहेगा हर जगह, लेकिन खंड हमारे डिफरेंट है ds1। तो इसलिए इसको यदि हम खोलेंगे वेक्टर रूप में, हमारा खोलेंगे इसको, तो d phi 1 इक्वल टू E ds1 cos थीटा। यहाँ पर डॉट है, राशि अदिश बन रही है, तो यहाँ पर cos आएगा, E ds1 cos। ये भी आपको बताया है मैंने। आपको यदि जानना है तो मेरे वीडियोस पीछे दिए हैं, है ना, मेरे चैनल आइडियल क्लासेस में जो वीडियो है, उन वीडियो में वीडियो दिया हुआ हमारा, किसे कॉस क्यों मानते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्यों क्या होता है हमारा, कैसी स्थिति बनाते हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो इस पहले पार्ट, लघु पार्ट से हम बड़े पार्ट का मान निकालेंगे। तो d phi 1 का बड़ा मान क्या होगा हमारा, phi 1, जिसे हम इस d phi 1 के इंटीग्रल से ज्ञात कर लेंगे। तो मिलेगा हमको, अतः संपूर्ण सतह S1 से गुजरने वाला फ्लक्स phi 1 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल S1 d phi 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2 में जब मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 का, तो हमें मिलता है phi 1 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल S1 E ds1 cos थीटा, implies that phi 1 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल S1 E ds1 cos थीटा का मान 0, cos 0 डिग्री, क्योंकि E और ds1 के बीच जो कोण बन रहा है हमारा, वो 0 तुमको बताया था पीछे मैंने। अब इन ये मान को यहाँ पर रख के हमें मिलता है phi 1 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल S1 E ds1, जो कि cos 0 का मान 1 होता है, रख के हमें परिणाम मिल जाएगा। देन phi 1 इक्वल टू E क्लोज्ड इंटीग्रल S1 ds1, समीकरण नंबर 3। यहां जो E हमारा बाहर इसलिए आया क्योंकि E वह राशि है जो D के साथ नहीं है, जो होता है D के साथ उसका होता है इंटीग्रल, बाकी राशि नहीं है, ये बाहर आ गया। समीकरण नंबर 3 से हमको phi का मान मिल गया है। अब इस phi 1 में हम क्लोज्ड इंटीग्रल S1 ds1 को A मान रहे हैं। A माने एरिया, किसका एरिया, उस खंड, उस सतह का एरिया जिसका ये लघु खंड है। तो ds1 कैसा खंड हमारा है, S1 का खंड है, तो ये S1 का क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसको हमने यहां पर शो किया है ऊपर। देखिए जो हमारा पहला पार्ट, ये देखिए लिखा हुआ मैंने ऊपर, ये देखिए, ये लिखा है ऊपर कि जो हमारा क्लोज्ड इंटीग्रल S1 ds1 इक्वल टू सतह S1 का क्षेत्रफल, जिसे हम A मान रहे हैं, तो मान रख के मिलेगा हमको समीकरण नंबर 3 से
phi1 इक्वल टू EA, समीकरण नंबर 4। अब देखिए जो नंबर 4 मिला है हमको वो मिला है S1 वाली अवस्था से। अब चित्र में देखते हैं जरा सा, जो हमारा फिगर है, इस फिगर में जो हमारी अवस्था है S1 की है वही सारी अवस्थाएं हमारी S2 की हैं, क्योंकि वो सिमेट्री से मिल रहा है हमको। अतः जो मान हमको यहाँ इसका मिल रहा है, S1 का मिल रहा है, वही मान हमको S2 का मिल जाएगा। अतः हम S2 के लिए गुजरने वाले फ्लक्स phi2 को भी इसी तरह का प्राप्त करेंगे। तुमने लिखा है ऊपर, ये लिखा है मैंने पीछे, ये देखिए कि इसी प्रकार पृष्ठ S2 के लिए phi2 इक्वल टू EA, समीकरण नंबर 5 लिखा मैंने यहां पर, जो कि S1 और S2 समान पृष्ठ हैं। ठीक है, ये दोनों तो हो गए। अब पृष्ठ S3 की बारी आई है। पृष्ठ S3 जो हमारा है वक्रीय, तो मिलेगा हमको phi3 इक्वल टू, वैसे क्लोज्ड इंटीग्रल S3 E ds3 cos थीटा इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल S3 E ds3 cos 90। हमारे यहाँ पर कोण 90 आपको बताया था मैंने पीछे। जो हमारा चित्र है इस फिगर में देखिए, ds3 ऊपर E इस तरफ है, ds3 ऊपर की तरफ है, तो कोण 90 बन रहा है बीच में हमारा। तो कोण 90 को हम यहाँ पर शो करेंगे। हम जानते हैं cos 90 क्या होता है हमारा, cos 90 0। वो मान रखकर हम phi3 का मान यहां पर ज्ञात कर लेंगे। ये देखिए जो है phi3 मिल रहा है, ये देखिए phi3 इक्वल टू 0, क्योंकि cos 90 इक्वल टू 0, 0 को गुणा सबसे किया तो पूरा पार्ट हमें 0 मिल गया। नंबर 6 phi3 इक्वल टू 0। तो हमें तीनों जो इसकी सतहें हैं, जो हमारी आकृति थी, इस आकृति की तीनों सतहें जो हमारी बन रही थी, इन सतहों, तीन सतहें जो बनी थी हमारी, ये वाली और ये वाली, हर एक का मान निकाल दिया कि हर एक पार्ट से कितना फ्लक्स जाएगा। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ जो हमारा बेलनाकार पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स रहेगा हमारा, उसका मान हम सभी के योग से प्राप्त कर लेंगे। तो जो हमारा योग आएगा हम इस तरह से शो करेंगे इसको। ये देखिए लिखा हुआ मैंने यहाँ पर, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स phi e इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, समीकरण नंबर 7। इस 7 में हम प्राप्त किए गए मान जो समीकरण नंबर 4 में है, 5 में है और 6 में है, को रखते हैं तो मिलता है हमको phi e इक्वल टू EA प्लस EA प्लस 0 तो गया, लेकिन ये दोनों पार्ट जुड़ के यहां शो करेंगे phi इक्वल टू 2EA, समीकरण नंबर 8। तो ये 8 जो है, ये 8 हमारे द्वारा किया गया परिणाम है जो हमको phi के रूप में यहां प्राप्त हो रहा है। अब देखिए जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है, चित्र में जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है, ये वाला गॉसियन पृष्ठ, ये गॉसियन पृष्ठ, ठीक है ना। इस पृष्ठ के द्वारा जो घिरा हुआ आवेश होगा, उस आवेश का आवेश पृष्ठ घनत्व हमें निकालना है। इस आवेश का आवेश पृष्ठ घनत्व निकालना है, तो उस घनत्व को हम शो करते हैं छोटा सिग्मा से। छोटा सिग्मा बोलते हैं इसको, हम शो करते हैं छोटा सिग्मा से, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, ये लिखा है, आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए गॉसियन पृष्ठ से घिरे भाग का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा, छोटा सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। ये यहाँ पर उसका एरिया है और Q यहाँ पर उसके द्वारा घिरा हुआ आवेश है जो भाग में उपस्थित है, ठीक है ना। इससे हम यदि Q का मान निकालना चाहें तो Q इक्वल टू सिग्मा A, समीकरण नंबर 9 के रूप में प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो इस 9 के मान को हम रखते हैं गॉस प्रमेय के सूत्र phi इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं यहां जो स्थिति बन रही है हमारी, इस स्थिति में आवेश एक पृष्ठ के द्वारा घिरा है, अतः यहां पर हम गॉस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अनुसार phi इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 10।
इस 10 में हम समीकरण नंबर 9 का मान रखते हैं, तो मिलता है हमको फाई इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 11। तो ये फाई का मान हमने गॉस प्रमेय के अनुसार प्राप्त किया। अब दोनों मान जो हमने किए हैं समीकरण नंबर 8 और समीकरण नंबर 11 में, जो मान किए हैं हमने 8 और 11 में, दोनों मान एक ही राशि की हैं और अवस्थाएं हमारी एक ही हैं। अतः दोनों को हम मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, तो मिलेगा हमको 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से कट गया ए, तो यहां मिलेगा हमको E इक्वल टू छोटा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 12। एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा यार? निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है ना। तो ये मान जो मिल रहा है हमको, ये इस अवस्था में तीव्रता के व्यंजक को दिखा रहा है। अब देखिए जो 12 इक्वेशन मिल रही है हमको, दिखा रहा है जो 12 मिल रहा है हमको, इस समीकरण नंबर 12 में एक खास स्थिति हमारी ऐसी है कि हमें ना तो यहां पर R दिखाई दे रहा है, जो यहां दूरी पे था हमारा, जो हम चित्र पढ़ देख रहे थे इस फिगर में, जो वाला फिगर था, डिस्टेंस R और इसका एरिया A, दोनों राशियां इस सूत्र में उपस्थित नहीं हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों राशियों में परिवर्तन होने के पश्चात इस तीव्रता के मान में परिवर्तन नहीं होगा। अतः यह तीव्रता इस अवस्था में दूरी स्मॉल r और क्षेत्रफल कैपिटल A पर निर्भर नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। कोई भी राशि उन राशियों पे डिपेंड करती है जो राशियां उसके सूत्र में रहती हैं। इस सूत्र में न तो R है और न A है। अतः समीकरण 12 से यह ज्ञात होता है कि इस अवस्था में उत्पन्न तीव्रता दूरी स्मॉल r तथा क्षेत्रफल कैपिटल A पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो ये तो एक खास पॉइंट हमारा हो गया। अब इसमें एक मुख्य बिंदु बनता है हमारा, मुख्य पॉइंट, कि जब भी हमारा चित्र में या अवस्था में आवेश पॉजिटिव होगा, जैसे ये हम कर रहे थे यहां पर, ये ना जरा फिगर है, इसमें ये आवेश यदि पॉजिटिव होगा, जैसे पॉजिटिव यहां पर है, तो तीव्रता की दिशा इस सीट से अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। यदि आवेश पॉजिटिव है तो तीव्रता की दिशा इस सीट से अभिलंबवत बाहर की ओर होगी, और यदि ये नेगेटिव होता आवेश, तो जो तीव्रता रहेगी हमारी, उसकी दिशा इस सीट की ओर अभिलंबवत होगी। रहना उसमें अभिलंबवत ही है, लेकिन दिशा इसकी इस तरफ हो जाएगी यदि ये आवेश नेगेटिव हो। तो मैंने लिखा है यहाँ पर मुख्य बिंदु, आप ध्यान दीजिए, ये भी एक खास कंडीशन है हमारी, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको ध्यान देना है कि मुख्य बिंदु क्या है हमारा, कि उत्पन्न तीव्रता की दिशा धनावेश के लिए सीट से अभिलंबवत बाहर की ओर, जबकि ऋणावेश के लिए अभिलंबवत सीट की ओर होती है। ठीक है ना, तो ये हमारा कंडीशन है। तो ये हमारी पूरी गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 2 है, जिसके द्वारा हमने यह जाना कि यदि हमारी सीट अचालक हो, समतल हो, तो उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर हम तीव्रता का मान कैसे प्राप्त कर लेंगे। इसमें किसी दूसरी आती है हमारी, जब हमारी सीट चालकीय हो, वो उसके लिए बनाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा हमारा, उसमें हम चालकीय सीट के लिए इस तरह का मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो चालकीय और अचालकीय को समझना है कि जहां अचालकीय अवस्था रहती है, उस पदार्थ में आवेश चल नहीं पाते, उस वस्तु में आवेश चल नहीं पाते, आवेश जहां पर डालते हैं वहीं स्थिर हो जाते हैं, इसीलिए उसको अचालक कहा गया है, न चलने वाला आवेश जिसमें चल नहीं पा रहे हैं। और चालक क्या होगा हमारा, जिसमें आवेश अंदर गति कर पाएंगे, पदार्थ में या वस्तु में आवेश गति कर पाएंगे, तो उसे हम कहेंगे ये वस्तु हमारी चालक है ना। तो चालक के लिए
नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा। इस स्थिति के द्वारा हमने अचालक की सीट की कंडीशन जानने का प्रयास किया। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है हमारा। ये एक खास वीडियो है, एक खास टॉपिक है, जिस टॉपिक के आधार पर आप गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग नंबर 2 को जान सकेंगे। मैंने प्रयास किया है कि आपको सही ढंग से, सही लैंग्वेज में, इजी वे से बताने का प्रयास किया जाए। आपको यदि पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस तरह के अन्य वीडियोस, ज्ञानवर्धक वीडियोस जो आपके कोर्स से संबंधित हैं, आपको मिलते रहें और आप अपने नोट्स को लगातार समझते रहें और बनाते रहें। यदि आपको कोई समस्या हो, दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य उस समस्या को लिख दें, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चालक की सीट द्वारा उत्पन्न तीव्रता का मान जानने का प्रयास करेंगे। बाय।